हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे भारत की ज्योग्राफी। इसमें पढ़ेंगे हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। प्राकृतिक वनस्पति वे पौधे सम्मिलित किए जाते हैं जो मानव की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहायता के बिना उगते हैं और अपने आकार, संरचना तथा अपनी आवश्यकताओं को प्राकृतिक पर्यावास के अनुसार ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के वनस्पतियां पाई जाती हैं। वनों का प्रकार, वनों की भौगोलिक तत्वों पर निर्भरता, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, मिट्टी, समुद्र तल की ऊंचाई और भूगर्भीय संरचना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। वनों का वर्गीकरण: उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, बेलांचली व अनु पर्वतीय वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। सापेक्ष आर्द्रता 70% से अधिक होती है। अवस्थिति अत्यधिक आर्द्र एवं उष्ण भाग में पाए जाते हैं। अत्यधिक सघन एवं ऊंचे वन होते हैं। मुख्य वृक्ष: उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन सिनकोना, रबड़, महोगनी, एबोनी, आबनूस, नारियल, बांस, आयरनवुड ये मुख्य वृक्ष हैं। औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। विस्तार क्षेत्र कहाँ है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का? असम, केरल, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी तटीय मैदानों में उनका विस्तार क्षेत्र है। औसत तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक। भारत प्राकृतिक वनस्पति ये बनता है। वेलांचली व अनूप का एरिया ये है। पर्वतीय वन ये जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन ये उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का, क्योंकि मरुस्थल के एरिया में ही पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। पर्वतीय वन ये पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय ये ज्यादातर भाग में फैले हुए हैं। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाते हैं जहाँ वर्षा ज्यादा होती है वहाँ पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन। जलीय उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण: उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन जिसमें 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क पर्णपाती वन जिसमें 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्षेत्र है भारत के उत्तर पूर्वी राज्य हिमालय का गिरिपदीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, उड़ीसा। उदाहरण है साल, सागवान, शीशम, महुआ, चंदन, आंवला आदि। क्षेत्र है भारत का प्रायद्वीपीय पठार से के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र आते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों में। उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदानी भाग आता है। उदाहरण अक्सरवुड, तेंदू, पलाश, पीपल, नीम, साल ये सब उदाहरण हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। उष्णकटिबंधीय कटीले वनों के उदाहरण इसकी विशेषता क्या है? 70 से कम सेंटीमीटर वाले वन क्षेत्र इसमें आते हैं। विस्तार मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भाग, दक्षिण पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में है। प्रमुख वृक्ष हैं अकासिया, खजूर, यूफोरबिया, बबूल, बेल, नागफनी आदि। बेलांचली व अनूप वन का विकास आर्द्र भूमि के क्षेत्र के अंतर्गत होता है। भारत में बेलांचली व अनूप वनों का विकास मुख्यतः आर्द्र भूमि क्षेत्रों, डेल्टाई क्षेत्रों व समुद्र तटीय क्षेत्रों में होता है। आर्द्र भूमि क्षेत्रों में क्या क्या आते हैं? राजस्थान, गुजरात, कच्छ की लवणीय जल वाली भूमि आती है। दक्षिण में दक्कन के पठार के जलाशय, दक्षिण पश्चिम की लैगून व आर्द्र भूमि आती है। गुजरात से पूर्व से राजस्थान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान व मध्य प्रदेश इसमें आते हैं। भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि व लैगून, चिल्का झील, गंगा के मैदानी भाग में स्थित ताजे जल के दलदली क्षेत्र आते हैं। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के पर्वतीय क्षेत्र व नदियां, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव वन व अन्य आर्द्र भूमियां, ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान, उत्तर पूर्वी भारत एवं हिमालयी गिरिपात क्षेत्र में स्थित दलदली व अनूप क्षेत्र आर्द्र भूमि में आते हैं। मैंग्रोव का विकास तटीय क्षेत्र, लवणीय दलदल, ज्वालामुखी पंख मैदानी क्षेत्रों में होता है। एक प्रकार की वनस्पति है। विस्तार क्षेत्र महानदी कृष्णा, कावेरी व गोदावरी डेल्टाई क्षेत्रों में है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव का उदाहरण है। कुछ तथ्य हैं।
भोजपत्र वृक्ष मिलता है हिमालय में। पश्चिमी हिमालय में देवदार के वृक्ष पाए जाते हैं 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। कत्था बनाने हेतु खैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। जंगल की आग के नाम से जाना जाता है ब्यूटोफिया मोनास्पर्मा ढाकवा पलाश को। उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प पलाश के फूल हैं। सामाजिक वानिकी के में मुख्यतः बहुउद्देशीय वृक्ष का उदाहरण है खेजड़ी का वृक्ष। अन्य नाम मरुस्थल का राजा भी है। विरोजा तथा तारपीन का तेल बनाने में प्रयुक्त वनोज पर लीसा प्राप्त होता है चीड़ के वृक्ष से। कटेल गुलर आर्किड और फर्न में से वह पौधा जिसमें फूल नहीं होता फर्न। प्रधानमंत्री द्वारा उत्तरी कोयल नदी पर शिलान्यास किया गया मंडल बांध परियोजना का। सिंचाई व नहरें। भारत में सिंचाई के साधन नलकूप। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 46.2%। 2014-15 में नलकूप एवं अन्य शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 62.82%। नहरों का शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 23.6% और टैंक्स तालाब से लगभग 2.5% सिंचित होता है और अन्य से 11। तो सबसे ज्यादा किस चीज से सिंचित होता है? नलकूप कुएं, और अकेला देखा जाए तो सिर्फ नलकूप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। लघु सिंचाई परियोजना 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाली सिंचाई इसमें आते हैं। इसमें कुएं, नलकूप, पंप सेट, तालाब आदि का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई आपूर्ति लगभग 62% है भारत की कुल सिंचाई का। मध्य सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक का क्षेत्र की सिंचाई आती है इसमें। बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षेत्र इसमें शामिल किए गए हैं। बड़ी व मध्य परियोजनाओं से देश की लगभग 38% सिंचाई की आवश्यकता पूरी होती है। प्रथम उत्तर प्रदेश का स्थान है, द्वितीय मध्य प्रदेश, तृतीय राजस्थान। गंग नहर। गंग नहर का निर्माण 1927 में बीकानेर के महाराजा श्री गंग सिंह द्वारा किया गया। विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था में से एक है। इसका उद्गम सतलज नदी से हुसैनी वाली फिरोजपुर के निकट से होता है। पूर्वी यमुना नहर 197 किलोमीटर है। मुख्य नहर की उद्गम यमुना नदी के बाएं तट से ताजेवाल के निकट से होता है। पूर्वी यमुना नहर का इसका सिंचाई आपूर्ति हिंडन यमुना दोआब के जनपद से सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ व गाजियाबाद के क्षेत्र से होती है इसकी सिंचाई आपूर्ति। ऊपरी गंगा नहर का विशिष्ट तथ्य। इसका निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ। गंगा के दाएं तट से भीमगोड़ा हरिद्वार से निकलती है। लंबाई 298 किलोमीटर। नहर प्रणाली की कुल लंबाई 696,496 किलोमीटर इसकी लंबाई है। परियोजना के जनक सर पी.टी. पाटले माने जाते हैं। जलापूर्ति हरिद्वार, सहारनपुर, मेरठ, एटा, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मैनपुरी, आगरा में की जाती है ऊपरी गंगा से जलापूर्ति। निचली गंगा नहर का उद्गम नरोरा बुलंदशहर से है। परिचालन वर्ष 1878 है। लंबाई 98.8 किलोमीटर। नहर प्रणाली कुल लंबाई 8278 किलोमीटर है। गंडक परियोजना गंडक नदी से त्रिकोणी घाट के पास अवस्थित है। हरियाली परियोजना 27 जनवरी 2003 से स्टार्ट हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। उद्देश्य देश में जल संपदा विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में वित्तीय एवं प्रशासनिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्वीकृति 1 जुलाई 2015 को मिली। उद्देश्य कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करना, हर खेत तक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। शारदा नहर का उद्गम शारदा नदी से है। बैराज के निर्माण कर बनवास के निकट से। लंबाई लगभग 44.3 किलोमीटर है। मुख्य नहर की नहर प्रणाली की लंबाई 9961.3 किलोमीटर। जलापूर्ति पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, सुल्तानपुर, गाजीपुर, प्रयागराज आदि में होती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का शिलान्यास मार्च 1958 में किया गया। शिलान्यासकर्ता तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ थे। नहर का उद्गम पंजाब में सतलज एवं बनास नदी के संगम पर स्थित अर्की बांध से। लंबाई लगभग 649 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे बड़ी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर परियोजना विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है।
वाटरशेड विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 2008 तक। मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय 3 वाटरशेड विकास परियोजनाएं हैं। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम, समेकित जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सिंचाई साधनों द्वारा सिंचित क्षेत्र के अनुसार 2017-18 में नलकूप 74.9%, नहर 15.2%, कुआं 8.7%, टैक्स व झीलों 0.5%, अन्य साधन 0.7%। नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई यूपी में होती है। पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जिले में सिंचाई का मुख्य साधन इंदिरा गांधी नहर है। केरल के पलक्कड़ जिले में चेरुकुन्नम पूजा नदी निर्मित है। मंगलम सिंचाई परियोजना प्रायद्वीपीय भारत की सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से। फरक्का की नहर का जल वहन क्षमता है 40,000 क्यूसेक। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरकी बैराज। सतलज रावी व्यास नदी से जल प्राप्त करती है इंदिरा गांधी नहर। कोरोमंडल तट पर स्थित है बंकिंगम नहर। हरियाली योजना संबंधित है बंजर भूमि के विकास के लिए जल संग्रहण से। बहुउद्देशीय घाटी परियोजना नर्मदा घाटी परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर हुआ है नवेगांव गुजरात में। विद्युत उत्पादन क्षमता 1450 मेगावाट है। जलापूर्ति सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का आपूर्ति होती है। मध्य प्रदेश का 65.18% भाग है। गुजरात को 32.14% भाग जल आपूर्ति होती है। इससे विद्युत आपूर्ति मध्य प्रदेश को 57%, महाराष्ट्र को 27%। लाभान्वित राज्य कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है नर्मदा घाटी परियोजना से। भाखड़ा नागला बांध से निर्माण सतलज नदी पर है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इस परियोजना से लाभान्वित हैं। जलाशय गोविंद सागर बनाया गया इस परियोजना पर। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भाखड़ा और नागल बांध सतलज नदी पर बनाए गए हैं। नर्मदा धारणग्रस्त समिति की स्थापना 1986 में महाराष्ट्र के धुले जिले में समाज विज्ञानी मृदा पाटेकर द्वारा की गई। इसका उद्देश्य सरदार सरोवर परियोजना का विरोध करना है। 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। कई संगठनों के विलय के परिणाम स्वरूप कावेरी नदी पर बंधे बांध कृष्णराज सागर बांध की अवस्थिति कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। वृंदावन उद्यान से संबंधित है। रूपरेखा एम विश्वेश्वरैया द्वारा निर्धारित की गई थी। इंदिरा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, खांडवा जिला, मध्य प्रदेश। विद्युत उत्पादन 1000 मेगावाट का लक्ष्य है। सिंचाई आपूर्ति 1.23 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई का लक्ष्य है। नर्मदा नदी से संबंधित अन्य परियोजनाएं हैं ओंकारेश्वर परियोजना, बरही आदि। कावेरी नदी जल विवाद संबंधित राज्य कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल। हीराकुंड बांध का निर्माण 1948 में प्रारंभ हुआ, पूरा हुआ 1957 में। महानदी पर उड़ीसा में अवस्थित है। कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। सिंचित क्षेत्र 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। विश्व का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। चंबल घाटी परियोजना चंबल नदी पर है। संबंधित बांध गांधी सागर बांध मंदसौरा जिला, मध्य प्रदेश में है। राणा प्रताप सागर बांध एवं जवाहर सागर बांध राजस्थान में है। ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दामोदर घाटी परियोजना 1948 में दामोदर घाटी निगम द्वारा स्थापना की गई। संबंधित बांध तिलैया बांध, मैथौन और बेल पहाड़ी बांध है। बराकर नदी पर कोडरमा जिला में स्थित है। यूएसए की टेनेसी वैली अथॉरिटी के आधार पर बनाए गए हैं। तेलंगाना के नलगोंडा जिले और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के मध्य निर्मित है नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना। चंबल नदी पर निर्मित जलाशय है राणा प्रताप सागर। बाढ़ एवं प्रदूषण के कारण बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध बनाए गए हैं बराकर नदी पर। कोनार बांध का निर्माण हुआ है कोनार नदी पर।
टिहरी बांध परियोजना की अवस्थिति भागीरथी गंगा नदी पर भागीरथी और भीलगंगा नदी के संगम के निकट टिहरी उत्तराखंड जिले में है। इसका निर्माण 1978 से प्रारंभ हुआ। योजना आयोग ने स्वीकृति 1972 में दी। देश का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर। विरोध का कारण भूकंप प्रवण क्षेत्र में स्थित पर्यावरण क्षति, लोगों का विस्थापन। नागार्जुन सागर परियोजना 1967 में पूर्ण हुई, कृष्णा नदी पर है। विस्तार तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। बांध है चिनाई बांध, 1550 मीटर लंबा। सिंचाई आपूर्ति नलगोंडा, प्रकाशम, खम्मम और गुंटूर जिले को होती है। चुक्का बांध परियोजना भारत और भूटान के सहयोग से बनाई गई है। 1991 में भूटान के प्रबंधन के हाथों में सौंपा गया। विद्युत निर्यात का प्रावधान अधिकांश भाग भारत को है। विद्युत क्षमता लगभग 336 मेगावाट है। निर्माण वांगचू रैदाक नदी पर भूटान में है। ऊंचाई लगभग 40 मीटर है। भारत सरकार की पूर्ण वित्त पोषित इकाई है। चुक्का बांध परियोजना 60% अनुदान और 40% व्यय। इडुक्की बांध परियोजना पेरियार नदी केरल में है। ऊंचाई लगभग 555 फीट है। अवस्थिति कुरावनमाला और कुरातीमाला पर्वतों के मध्य है। वैश्विक स्थिति एशिया के सबसे बड़े आर्क बांधों में से एक है इडुक्की बांध। तेलुगुगंगा परियोजना आंध्र प्रदेश में है। कृष्णा नदी द्वारा तमिलनाडु के चेन्नई शहर को पेयजल प्रदान करती है। संयुक्त परियोजना है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। मयूराक्षी परियोजना का निर्माण मयूराक्षी नदी पर है। लावणवित राग पश्चिम बंगाल और झारखंड है। संबंधित बांध कनाडा या मानी मसंजोर बांध है झारखंड में। मयूराक्षी नदी पर विद्युत उत्पादन 4000 किलोवाट। कालपोंग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कालपोंग नदी पर है। प्रथम जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। रिहंद परियोजना का अन्य नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। इसका निर्माण रिहंद नदी पर किया गया है। इसकी अवस्थिति पीपरी सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में है। रिहंद बांध 934 मीटर लंबा और 91 मीटर ऊंचा है। ये 300 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता है इसकी। गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। रिहंद बांध की पृष्ठभूमि में निर्मित है। सिंचित क्षेत्र 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि इसका सिंचित क्षेत्र है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। उकाई सूरत जिले गुजरात में स्थित है। सिंचित क्षेत्र 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि है। विद्युत क्षमता 300 मेगावाट है। 4928 मीटर लंबी है और 68.66 मीटर ऊंचा है। उकाई परियोजना कहाँ पर है? सूरत में। कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर। आगे बढ़ते हैं। पोंग बांध। पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर हुआ है। अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण पश्चिमी भाग हिमाचल प्रदेश में। ऊंचाई 133 मीटर है। अन्य नाम व्यास डैम है। संबंधित झील महाराणा प्रताप सागर झील। निर्माण पोंग बांध द्वारा हुआ है। उपयोग सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है। कालागढ़ बांध रामगंगा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 128 मीटर, लंबाई 715 मीटर है। तवा परियोजना तवा नदी पर है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ऊंचाई 59 मीटर, लंबाई 1815 मीटर। तुलवुल नौवहन परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। अन्य नाम तुलवुल नौवहन परियोजना भारत द्वारा और वुलर बैराज पाकिस्तान द्वारा। विवादित परियोजना भारत और पाकिस्तान के मध्य। कावेरी में तमिलनाडु में कावेरी नदी पर निर्मित मैटूर परियोजना। मैटूर परियोजना कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन सी नदी पर? कावेरी पर। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है रिहंद परियोजना। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर निर्मित है मैजा बांध। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है बघलिहार जल विद्युत परियोजना। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर निर्मित है दुलस्ती परियोजना। यह एक हाइड्रो पावर स्टेशन है। भारत राजनीतिक। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है 732 मीटर का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में केवल 38 द्वीप ही बसे हैं, शेष निर्जन है। ये अंडमान ये पूरा देश का बनाया हुआ है। पूर्वी तटीय मैदान
उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान उत्तरी भाग से गोदावरी तक, उत्कल तट, कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट, आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के तटीय मैदान कृष्णा गोदावरी से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। कोरोमंडल तट कहा जाता है। गुजरात से गोवा तक के तटीय क्षेत्र कोंकण, गोवा से मंगलोर, कन्नड़, मंगलोर से कन्याकुमारी, मालाबार। कर्क रेखा को 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं। भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। दक्षिण भारत की नदियां मुख्यतः वृक्षनुमा अपवार तंत्र बनाती हैं। जम्मू कश्मीर स्थित वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का उड़ीसा उत्तरी सरकार तट पर स्थित भारत की सबसे बड़ी लैगून खारे पानी की झील है। गोमती नदी गंगा नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र से है। ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से गोमतताल फुलर झील से निकलती है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा प्लस मंदाकिनी रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार, देवप्रयाग भागीरथी प्लस अलकनंदा, नंदप्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी, विष्णुप्रयाग अलकनंदा प्लस धौलीगंगा। हिमालय पर्वत श्रेणियों से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। भारत से उद्गमित तथा भारत में प्रवाह वाली सबसे लंबी नदी गंगा नदी है जिसकी लंबाई है 25-25 किलोमीटर। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है 1465 किलोमीटर, जो कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। गंगा प्रथम है। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम इस प्रकार है: स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, वैगई। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु और उसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, पंचनद कहलाती हैं। सतलज नदी तिब्बत स्थित राकस ताल से निकलती है। यह हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा कहा जाता है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के द्वारा हुआ है। तो इस तरह हमारी हो गई इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट। अब अगली सीरीज में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो आप IAS PCS फैक्ट्री को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।